भारत के प्राचीन इतिहास में ना एक ऐसा दौर आया जिसने सब कुछ सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। ये समय था 1500 से 600 ईसा पूर्व का। और ये सिर्फ तारीखें नहीं है, नहीं, ये एक पूरी की पूरी सभ्यता के बदलने की कहानी है। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक ऐसा समाज जो घूमता फिरता था, खाना बदोश था, वो बड़े बड़े राज्यों की भूमि में तब्दील हो गया। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय बदलाव की कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक छोटी सी खोज ने पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अच्छा, इस पूरे दौर को ना समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है ऋग्वेदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का था। और हाँ, ये जो 1000 ईसा पूर्व का पड़ाव है ना, यही वो पॉइंट था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं, ऋग्वैदिक काल। देखते हैं कि इस बड़े बदलाव से पहले आखिर समाज था कैसा। तो उस वक्त जिंदगी कैसी थी? समाज का जो मेन आधार था ना, वो था पशुचारण, मतलब जानवरों को पालना। यही उनकी पूरी इकोनॉमी थी। लोग गांवों में रहते थे और एक तरह से सेमी नोमैडिक थे, मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। औजारों की बात करें तो वो तांबे और कांसे के बने होते थे। और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट थी, वो थी जन, जिसे हम कबीला कह सकते हैं। और एक खास बात, समाज ना काफी हद तक समतावादी था, मतलब ज्यादा ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। अच्छा, और पूजा पाठ, उनके देवता कौन थे? तो देखिए, उस दौर में लोग कुदरती ताकतों की पूजा करते थे, जैसे इंद्र, युद्ध और बारिश के देवता, वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। फिर थे अग्नि, आग के देवता, जो इंसानों और देवताओं के बीच एक तरह से मैसेंजर का काम करते थे। वरुण हवा के देवता थे, और सोम का संबंध एक खास पौधे से था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। ये एक क्रांति थी, एक धातु में क्रांति, एक ऐसा कैटलिस्ट जिसने समाज की दिशा हमेशा के लिए मोड़ दी। सोचिए जरा, वो कौन सी एक खोज थी जिसने सब कुछ A to Z बदल कर रख दिया? वो क्या था जो एक पूरी सभ्यता की नींव बनने वाला था? वो था लोहा। जी हाँ, आयरन। लगभग 1000 ईसा पूर्व इसी समय लोहे की खोज ने एक बिल्कुल नए दौर का दरवाजा खोल दिया। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल को एक दूसरे से अलग करता है। और बस यहीं से हम वैदिक काल के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, उत्तर वैदिक काल। ये एक बिल्कुल नया जमाना था, एक ऐसा जमाना जिसे आकार दिया था लोहे ने। लोहे के आने से ना एक तरह का डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। सोचिए कैसे। नंबर 1, लोहे के मजबूत औजारों से घने जंगलों को काटना, उन्हें साफ करना बहुत आसान हो गया। फिर क्या था? नंबर 2, एक कृषि क्रांति यानी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हो गया। नंबर 3, जब खेती होने लगी तो लोग घूमना फिरना छोड़कर एक जगह पर टिक कर सेटल जिंदगी जीने लगे। और नंबर 4, जब लोग एक जगह बसे, गांव बड़े हुए, तो छोटे छोटे जन यानी कबीले अब बड़े जनपद यानी राज्यों में बदलने लगे। हमारी स्रोत सामग्री का ये चित्र इस पूरे बदलाव को बहुत साफ साफ दिखाता है। हम देख सकते हैं कि कैसे ये दो दौर, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, बिल्कुल अलग अलग हैं। और इन दोनों के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है, वो है लोहे की खोज। तो ये बदलाव आखिर कितना बड़ा था? चलिए एक नज़र में समझते हैं। ऋग्वैदिक काल में इकोनॉमी थी पशुचारण, उत्तर वैदिक में हो गई कृषि। लाइफस्टाइल थी खानाबदोश, अब हो गई सेटल्ड। धातु थी तांबा और कांसा, और अब आ गया लोहा। और सबसे बड़ा बदलाव, जो समाज पहले समतावादी था वो अब वर्ण आधारित हो गया। वाकई ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था। अब जाहिर सी बात है, जब समाज इतना बड़ा, इतना सेटल्ड और कॉम्प्लेक्स हो गया, तो उसे चलाने के लिए, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए नए सिस्टम्स, नई संरचनाओं की जरूरत तो पड़नी ही थी। और यहीं से जन्म हुआ वर्ण व्यवस्था का। ये समाज में अलग अलग भूमिकाओं को बांटने का एक सिस्टम था। इसमें 4 मुख्य वर्ण थे। ब्राह्मण, जिनका काम था पूजा पाठ और शिक्षा देना। क्षत्रिय, जो योद्धा और शासक थे। वैश्य, जो व्यापारी और किसान थे। और शूद्र, जो श्रमिक और सेवा देने वाले थे।
इतना ही नहीं, एक व्यक्ति के जीवन को भी एक आदर्श तरीके से जीने के लिए 4 स्टेज या कहें कि 4 आश्रमों का सिस्टम बना। पहला, ब्रह्मचर्य यानी स्टूडेंट लाइफ। दूसरा, गृहस्थ यानी फैमिली लाइफ। तीसरा, वानप्रस्थ यानी रिटायरमेंट का दौर। और आखिर में संन्यास, जब इंसान सब कुछ त्याग देता। दिलचस्प बात यह है कि जब समाज बदला ना, तो पूजा पाठ का तरीका भी बदल गया। जो पहले के प्राकृतिक देवता थे, उनका जोर थोड़ा कम हुआ और अब ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा जटिल कर्मकांडों और बड़े बड़े यज्ञों पर। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी यात्रा का सार क्या है? इसकी विरासत क्या बची? चलिए इसे समेटते हैं। एक लाइन में कहें तो खानाबदोश कबीलों से लेकर बड़े बड़े राज्यों तक का सफर। इस पूरे वैदिक युग को गढ़ा था एक चीज ने, लोहे ने। ये बस एक धातु की खोज की कहानी नहीं है, ये उस खोज की कहानी है जिसने एक पूरी सभ्यता की तकदीर लिख दी। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि हजारों साल पहले बनी ये सामाजिक संरचनाएं, ये विचार आज भी हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में किस तरह गूंजते हैं। ये वो सवाल है जो इतिहास को सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि हमारे आज का हिस्सा बना देता है।